नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? बच्चों, अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एस्पेरेंट्स हैं तो शुरू के 30 मिनट यानी कि आज के 30 मिनट आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट 30 मिनट साबित होने वाले हैं। आप भी कुछ तसल्ली से मैं हर बात पर चर्चा करूंगा बच्चों, जिसके लिए हर बच्चा फ़ोन करता है या परेशान रहता है या ऑनलाइन भटकता है। उसको डिजिटल भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी बातों के जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल नेचुरल और बिना किसी स्वार्थ के मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो टीजीटी पीजीटी मैथ्स एस्पेरेंट्स के ऑब्स्टेकल्स होती है। 80% विद्यार्थी, 80% एस्पिरेंट्स बच्चों अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बस वो थंबनेल को देखकर आकर्षित होते हैं और बैच खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं, है ना। मैं किसी पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा, है ना मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ बच्चों आज आपके पास, है ना। बेसिकली होता क्या है बच्चों की, आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए अलग अलग बैचेस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सब बहुत समझदार हो। डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एआई का यूज आप करते हो सब लोग, है ना। तो आप देखो 80 से 90% सिलेबस सारे एग्जाम्स के सेम है। कुछ एक आध एग्जाम को छोड़ देता हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचना कि डी ट्रिपल एस भी टीजीटी का सिलेबस अलग हो गया, है ना। तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 80-90% सबके सिलेबस सेम है। यानी कि मैं अगर सेग्रीगेट करके तुम्हें बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे पीजीटी का सिलेबस सेम है, सारे टीजीटी का सिलेबस सेम है। कुछ यूपी वगैरह को छोड़ दो, अभी जो यूपी के जो हालात हैं यूपी टीजीटी के, वो तो बिल्कुल ही बदतर है। मतलब बहुत ही आसान पेपर उन्होंने बना के दे दिया। चलो अपन उसकी बात नहीं कर रहे, मैं केवल एक इतनी सी बात तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सब बच्चे डिमांड करते हैं आफ्टर एवरी नोटिफिकेशन। यूट्यूब पर आप देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर व्यूज गेन ही इन सेशंस पे होते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, धुरंधर प्लान, महासंग्राम वाला प्लान और महामैराथन्स। तो मुझे लगता है कि आप सब वो वाला क्राउड नहीं हो यार। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड छोटे मोटे एग्जाम्स, है ना। ठीक है। आप, मुझे लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे अध्यापक बनना है ना। तभी तो आपने बीएड की, तभी तो आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप ऑलरेडी टीचर हैं, यू आर नॉट स्टूडेंट्स। आप ऑलरेडी टीचर, आपके आपकी आत्मा अंदर से एक अध्यापक पहले से है। बस आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट का ठप्पा लगवाना है, जो कि हमारे समाज की और हमारे परिवार की एक बेसिक नीड है कि नहीं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। वरना एक टीचर को जरूरत नहीं है मार्कर हाथ में आने के बाद, चाहे वो प्राइवेट टीचिंग करे चाहे गवर्नमेंट टीचिंग करे, कहीं भी टीचिंग करे, टीचर टीचर होता है, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 20% स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सरकारी टीचर इसलिए बनना है कि ठीक है, आराम करेंगे, मजे करेंगे, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, है ना, बढ़िया जमीन वाले की शादी हो जाएगी, या सरकारी नौकरी वाली बीवी मिल जाएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बच्चों। दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो टीचर बन गए, है ना। और एक जिनका पैशन ही टीचिंग करवाना है, जिनको वास्तव में क्लास में पढ़ाने से उनका बुखार खत्म हो जाता है, उनके हेडेक हो रहा है तो क्लास ले ली तो चलो बिल्कुल एनर्जी आ गई उनके अंदर, बूस्ट हो गए वो, है ना। तो बेसिक सी बात है, समझो बच्चों। अच्छा, एक बात और, गलतियां पहले मैं तुम्हारे ये बताता हूँ कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, फिर अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। फिर आज के सेशन में, एंड ऑफ द सेशन तक आपको पता लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। बिल्कुल बैठिएगा, पूरा सेशन ढंग से देखिएगा, भावनाओं को समझिएगा। अगर आपने शुरू का 5 मिनट या 10 मिनट का सेशन देखा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। जब आप पूरा सेशन देख लेंगे आज का तो आपको समझ आ जाएगा मेरी भावनाएं क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि वो लिखी हुई स्क्रिप्ट तो हमारे पास होती नहीं है, ठीक है। तो जो दिल में आ रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि इस तरह का एक सेशन में बनाऊँ तुम सब स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली गलती, कुछ बच्चों को एक वहम हो जाता है कि दे आर ऑलरेडी टीचर्स, दे आर गेस्ट फैकल्टी। सर मैं तो पीजीटी टीचर हूँ सर। सर मैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में ऑलरेडी 11 12 पढ़ाता हूँ सर, मुझे तो क्या जरूरत है, मुझे तो केवल टेस्ट सीरीज दे दो, है ना। सर मैंने तो एनसीईआरटी कर ली। सर मैं तो ऑलरेडी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे तो जरूरत नहीं, मेरा तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। तो बच्चों बात को समझो, है ना। मैथ्स एक सब्जी की तरह है ना। एक जैसे सब्जी बनाते हैं ना घर में, मम्मियाँ सब्जी बनाती है, अपनी मम्मी बनाती है। घर पे जो सब्जी बनती है, तुम्हारी फेवरेट सब्जी हो, सपोज करो मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, शाही पनीर ले लो। लेकिन अगर तुम उसमें नमक नहीं डालोगे तो वो सब्जी पूरी ऐसी तैसी हो जाती है उस सब्जी की, है ना। मैं थोड़ा राजस्थान से हूँ तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, ध्यान रखना तुम, है ना। नेचुरल बोल रहा हूँ बच्चों, ना।
तो आपको मैथमेटिक्स पूरी प्रिपेयर करने के बाद वो नमक डालना होता है बच्चों, और वो नमक होता है मॉक टेस्ट, रिवीजन क्लासेस, है ना। जब तक वो नमक नहीं डालोगे ना तो कंपटीशन इतना भयंकर है, इतना ज़्यादा है कि ऑल एस्पेरेंट्स ऑलरेडी टीचर्स, वो सब टीचर हैं, वो सब पढ़ाते हैं स्कूल में। आप कोई अलग नहीं हो, आप कोई नए नवादे नहीं हो कि सब आप ही पढ़ाते हो, सब पढ़ाते हैं, है ना। 90% कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी टीचर्स और गेस्ट फैकल्टीज आउट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में ऐसा चलन नहीं है। राजस्थान के बच्चे थोड़े ढीठ हैं, वो ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक घर वालों से पैसे मांगते रहते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एनालिसिस किया है ना। आई एम फ्रॉम राजस्थान, है ना, आई एम फ्रॉम जयपुर। तो राजस्थान के बच्चों का एक सीन है कि वो ग्रेजुएशन के बाद भी, कुछ बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, एवरेज बता रहा हूँ, 70 to 80% बच्चे एक उम्र निकल जाने के बाद तक पढ़ते रहते हैं, घर वालों से पैसे मांगते रहते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि चलो ग्रेजुएशन हो गई, अब हम होम ट्यूशन पढ़ा दें, ट्यूशन पढ़ा लें, या हमारा खर्चा खुद निकाल लें, है ना। लेकिन बस वो सरकारी नौकरी के एग्जाम के पीछे भागे रहते हैं। सैल्यूट टू ऑल दिल्ली स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि दिल्ली के दिल्ली के बच्चे तो सबसे ज़्यादा गेस्ट फैकल्टीज हैं, दे आर ऑलरेडी टीचर्स, बस उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना। तो ये मैंने देखा कि दिल्ली में ज़्यादा गेस्ट फैकल्टीज का चला है ना, बहुत अच्छी बात है, मतलब, है ना। ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपके अंदर टीचर वाली फीलिंग ऑलरेडी है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि वो एनसीईआरटी उन्होंने कर ली तो उनका टॉपिक अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है बच्चों। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो तुम्हारे टीजीटी पीजीटी में 11th 12th वाली मैथ्स आती है ना, अप्रोचिंग जेई आती है। जब तक आप कॉम्पिटेटिव अप्रोच डेवलप नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। एक एक क्वेश्चन पे सैकड़ों बच्चे आपसे आगे निकल जाते हैं, बात को समझो। वैकेंसीज बहुत कम आती है, सीट्स बहुत कम होती है ना। देखे होंगे तुमने भी हालात, डी ट्रिपल एस पीजीटी में कितनी थी वैकेंसी। तो बात को ऐसे समझो कि आपने एनसीईआरटी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 11th 12th वाली मैथ्स कॉम्पिटेटिव अप्रोच के साथ डेवलप हो गई है। आपने नेट की प्रिपरेशन कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन वाली मैथ्स आपकी कॉम्पिटेटिव अप्रोच वाली हो गई है। वहाँ पर जो टीचर्स, जो सम्माननीय अध्यापक आपको पढ़ाते थे, उनकी टीचिंग स्टाइल अलग होती थी, वो आपको नोट्स बनवाते थे, वहाँ पूरा सब्जेक्टिव चलता था, प्रूफ चलते थे, है ना। आप पेपर्स उठा के देखो, डी ट्रिपल एस पीजीटी आरपीएससी में ऐसा नहीं चलता, है ना। ऐसा नहीं कि कोई नेट का टॉपर है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड निकाल लेगा या सेकंड ग्रेड निकाल लेगा, या जो डी, या जो जिसने नेट किया हुआ है वो डी ट्रिपल एस पीजीटी में फर्स्ट रैंक ले आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। आपको प्रिपरेशन करनी करनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन की डिमांड क्यों आती है बच्चों, तुम समझो ना। प्रिपरेशन की डिमांड इसलिए आती है कि हमारे साथ वाले सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें भी करनी करनी पड़ेगी। अगर हमारे साथ वालों में 50% जनता अगर सेल्फ स्टडी कर रही है तो फिर आप भी सेल्फ स्टडी करो, कट ऑफ कम जाएगी ऑब्वियसली, है ना। तो सबसे पहले ये तो दिमाग से निकाल देना कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर लोगे अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव अप्रोच इज वेरी डिफरेंट थिंग। दूसरी बात, मैक्सिमम बच्चे क्या, मैं बैच पे बाद में आऊंगा, कौन सा बैच लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी मैं केवल तुम्हें जनरल बातें बताता हूँ बच्चों। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले पीवाईक्यू लगा लेते हैं। अरे गधों, अगर तुम पहले पीवाईक्यू लगा लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मैक्सिमम बच्चे डिमांड करते हैं सर पीवाईक्यू आप करवा दो। अरे जबकि पीवाईक्यू तो तुमसे होने चाहिए, बात को समझो। अगर मैंने एक टॉपिक करा दिया ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे को, ठीक है, अब देखो सबसे पहले पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, फिर मैं इस बात पे आता हूँ। सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए आराम से, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार में तैयारी कर रहे हैं। और एक बात और, आप वैकेंसी का वेट मत किया करो, वैकेंसी कब आएगी, आप प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट रखो युद्ध लेवल पे, है ना। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट रहनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। आप समझो 5 साल का सिलेबस आपको 6 महीने में प्रिपेयर करना होता है। 1 साल 11th का, 1 साल 12th का, 3 साल ग्रेजुएशन के, तो मजाक नहीं है, मतलब बहुत सारा रिवीजन चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए कॉम्पिटेटिव अप्रोच के साथ, बहुत आराम से, तसल्ली से। थ्योरी के बाद आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस होगी उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करने चाहिए, और इस प्रोसेस फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और इस प्रोसेस को आपको कम से कम 2 से 3 बार लूप में लेना है, यदि आपका गैप अच्छा खासा है तो, है ना। पर आप ये मत समझो कि पहले मैं कोर्स पूरा कर लूंगा फिर मैं दोबारा बाद में प्रैक्टिस करूंगा। कोर्स पूरा करना इज नॉट टारगेट, आपको पैरेलल टॉपिक्स कंप्लीट करते हुए चलना है। क्या पता एग्जाम, डी ट्रिपल एस बी ने 2021 में एग्जाम प्रीपोन्ड कर दिया था, तो हर तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा, हालांकि होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए हर चैप्टर की, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सपोज करो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी,
ठीक है। मैंने बोला बच्चों आपने एप्लीकेशन में से ट्रिग्नोमेट्री कर ली पूरी थ्योरी प्रैक्टिस, फिर आपने यूट्यूब से और उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, फिर आपने उसका रिवीजन भी कर लिया। अब आप पीवाईक्यू लगाओ, आपका जो भी टारगेटेड एग्जाम है ना उसके पीवाईक्यू आप लगाओ। और आजकल तो नेट का जमाना है यार, आप है ना, अगर आप डी ट्रिपल एस बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपी के लिए कर रहे हैं, तो आप एमपी का पेपर भी डाउनलोड कर लो ना यार। मैथ्स तो वही है ना, कोई ऐसा कहीं पे कोई ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि एमपी टीजीटी की बैच में ट्रिग्नोमेट्री अलग चलेगी, यूपी में अलग चलेगी, हरियाणा में अलग चलेगी, पंजाब में अलग चलेगी। वही ट्रिग्नोमेट्री है। नो बडी कैन डिफाइन, इस दुनिया में कोई अध्यापक ये डिफाइन नहीं कर सकता कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे यूपी में इतनी पढ़ानी है और राजस्थान में इतनी पढ़ानी है, मतलब राजस्थान के एग्जाम के लिए, पंजाब के लिए इतनी पढ़ानी है, कुछ भी आ सकता है। हम अब जैसे यूपी टीजीटी में भी जैसे एग्जाम हुआ बच्चों ना, बहुत ही लल्लू पेपर आ गया, ऐसे तो तुम ऐसे समझो ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अगले साल लल्लू पेपर आएगा। कुछ बच्चों को क्या लग रहा है, जरूरत नहीं है बैच, हमने फालतू ही लिया, क्या जरूरत है बैच लेने की, सर ने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, है ना, सर ने जो पढ़ाया वो तो कुछ, वो तो जरूरत नहीं पड़ी, पहली क्लास से हुए क्वेश्चन, तो मैं बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे 2 ढाई 3 हज़ार रुपये में कुछ नहीं जा रहा, आपकी नॉलेज कितनी अपग्रेड हो रही है। और अब नेक्स्ट एग्जाम में मान लो पेपर अच्छा आ गया तो फिर क्या करोगे, है ना। तो आपको जो भी आपका कमीशन है, जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उन पर भरोसा नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन आपकी पूरी करनी है। नोबडी कैन डिफाइन कि इस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक के कम आएंगे, है ना, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। नोबडी कैन डिसाइड कट ऑफ। जो आप कट ऑफ के सेशन देखते रहते हो ना, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, फिर पागल हो जाते हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो। अरे बावड़े हो गए तुम लोग। नो बडी कैन डिसाइड। मुझे लगता है टीचर से ज्यादा बच्चों को पता होनी चाहिए बात, तो है ना। कोई भी टीचर सारे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, है ना, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि मैं ही सारे टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, या कोई और फलाना टीचर सारे टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा है। तो हाउ कैन ही डिसाइड कि कट ऑफ इतनी जाएगी, हाउ कैन आई डिसाइड कि कट ऑफ इतनी जाएगी, नोबडी कैन डिसाइड, है ना। एक अंदाजापन लगा सकते हैं कि साहब 100+ सेफ जोन होनी चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, वो निराश ना हो। अगर उनकी समर वेकेशन है तो उनमें आनंद करें, हो बोल दे नहीं तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो बेचारे के उसके 10 दिन वैसे खराब हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, टॉपिक में सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो एप्लीकेशन से, फिर यूट्यूब पर जो ऑलरेडी सेशंस हैं उनसे उसकी प्रैक्टिस करो, फिर आप पीवाईक्यू लगाओ। अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उस टॉपिक के, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज या तो टीचर में कमी है या आप में कमी है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिसाइड आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन पहले आपको पीवाईक्यू नहीं लगाने, बस ये शर्त है। बात समझ में आ रही है। हम टोटली पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहते। तुमने देखा होगा मैंने कोई भी टॉपिक केवल पीवाईक्यू से ही नहीं करवाता, मैं वही करवाता हूँ जिससे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो, आपकी ओरिएंटेशन डेवलप हो, आपको इनिशिएट करना है, आपका सोचना बढ़े, है ना। और बच्चों जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं ना, जो भटकते रहते हैं कि ये बुक ले लो और वो बुक ले लो और उस चैनल पे देख लो, और उस वो उन बच्चों का सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने जो पढ़ाई की है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। सिलेक्शन बैच से नहीं होता बच्चों, सिलेक्शन क्वेश्चन करने से नहीं होता, सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है रिवीजन करना। जो बच्चा जितनी बार रिवीजन करेगा उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। उसका कारण तुम समझो क्या है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया कोई भी, सपोज करो, ठीक है। अब मेरे एक बार उस क्वेश्चन को करवाने से है ना, तुम्हें समझ में आ गया। अब तुमसे केवल वही क्वेश्चन होगा जो बोर्ड पे है, अगर तुमने उसको एक ही बार किया है तो। अगर उसको तुमने 2 महीने तक दोबारा नहीं देखा तो तुम्हारे से वो क्वेश्चन भी दोबारा नहीं होगा। लेकिन उस तरह के क्वेश्चन को आपने गैप दे देकर 10 दिन में 20 दिन में, जो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, शॉर्ट रिवीजन कैसे करें अपन। हर 7 दिन में जब भी क्लास नहीं हो, है ना, जब भी आपकी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं हो, यूट्यूब पे क्लास नहीं हो, तो आप फ्री हो तो आप उस समय उसको रिवाइज करो, आपकी फेयर कॉपी में नोट्स बनाओ। वो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास आपको रफ को भी यूज करनी चाहिए, डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखो फटाफट फटाफट। उसी सेशन को दोबारा देखो रात को सोने से पहले या अगली क्लास से पहले पहले, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, टीचर द्वारा कही हुई, बोली हुई, लिखी हुई सारी बातों को उसमें प्रॉपर लिखो, उसके जितने मेथड पॉसिबल है वो सारे उसमें नोट डाउन करो, और एक कंक्लूजन निकालो कि इस तरह के क्वेश्चन को मुझे हमेशा इस तरह से करना होता है। और इसकी ओरिएंटेशन ये है, हर बच्चे को हर क्वेश्चन के आगे उसकी ओरिएंटेशन लिखनी चाहिए, एक ब्रैकेट बना के, कि इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है,
या इस तरह के क्वेश्चन में क्या सोचना होता है। जैसे मैंने हमेशा तुम्हें बोला कि जब भी नंबर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे वो जनरल इक्वेशन का हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फिर एक बात माइंड में हमारे आनी होती है कि हमें रीसब्स्टिट्यूट करके देखना है, देखना है। तो जब भी आप फेयर कॉपी में उस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हो, तो साइड में लिख लो ना ओरिएंटेशन। मतलब हर क्वेश्चन में आपको एक ओरिएंटेशन वर्ड लिखना ही लिखना है कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, रीसब्स्टिट्यूट। उससे फिर आपको याद हो जाएगा वो, फिर वो गड़बड़ियाँ नहीं होंगी जो सिली मिस्टेक्स होती है ना एग्जाम में, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो पहली बार क्वेश्चन अगर आपने किया तो उससे वही क्वेश्चन होगा, उसको आपने दोबारा रिवाइज किया तो भी आपसे वही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने उसको तीसरी चौथी बार रिवाइज किया है ना गैप के साथ। ऐसे नहीं एक दिन में तुम उसको 4 बार देख लो, पर्टिकुलर गैप 10 दिन 20 दिन 30 दिन है ना, हर संडे की संडे। तो फिर उस तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम में। और ये गारंटी है बच्चों, मैं मानता हूँ कि अपनी क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, लेकिन सारे थोड़ी मिलते हैं यार, 10% 20% क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं सेम डेटा। बाकी तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन करने के लिए उनको रिवाइज करना पड़ता है और स्पीड आपकी फास्ट होनी पड़ती है। रिवीजन करने से आपको क्वेश्चंस के बीच की स्टेप्स की जो कैलकुलेशन है ना बच्चों, वो याद होने लग जाती है। जैसे अपने 15C3 बाइनोमियल थ्योरम में मैनी टाइम्स यूज किया कोफिशिएंट निकालने के लिए x⁻39 का। जो बच्चे रेगुलर सेशन देखते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। तो 15C3 कुछ बच्चे फिर एग्जाम में आ गया तो प्रॉपर निकालेंगे 15 × 14 × 2 3 × 1। और कुछ बच्चों को अरे यार इसको तो हमने 5 बार यूज किया है, 455 हमें डायरेक्ट याद है। तो हर स्टेप में जब तुम तुम्हारे सेकंड्स बचाने का प्रयास करोगे ना, तब ओवरऑल टाइम तुम्हारा बचता है। तो सबसे पहले तो आपकी फेयर कॉपी है ना, वो आपकी जिंदगी है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि आपकी जो नोट्स वाली कॉपी है ना प्रॉपर, हर टॉपिक के बाद 10-20 पन्ने और छोड़ दो कि जब भी यूट्यूब पे सर कोई अलग कौन, मैं हमेशा यूट्यूब पर हो चाहे एप्लीकेशन में हो, जब भी किसी बैच में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई नई बात और आती है, कोई नया क्वेश्चन आता है, कोई अलग तरीका आ जाता है कई बार। तो तुम्हें लग रहा है यार ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, आज यूट्यूब से मुझे नई बात सीखने को मिली, उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लो, ताकि तुम्हारे पास एक कलेक्शन रहेगा। और वो नोटबुक केवल आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम तक ही काम नहीं आएगी, आपके जीवन भर काम आएगी। जब आप सरकारी टीचर बन जाएंगे तो फिर आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, आप फाउंडेशन भी करवा सकते हो उनको, क्योंकि अपनी 11th 12th की मैथ्स अप्रोचिंग जेई चलती है बच्चों। तो क्यों सरकारी स्कूलों में केवल कोर्स पूरा करवाया जाता है, वो भी नहीं होता। आप कराओ ना उनको फाउंडेशन की प्रिपरेशन। तो उन मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज वाले बच्चों को क्यों जो भारी नाम के इंस्टीट्यूट है जिनमें 1-1 1.5 लाख रुपए फीस होती है, वहाँ क्यों जाना पड़े। सोचो 3-4 हज़ार में तो तुम कितनी जोरदार मैथ्स पढ़ रहे हो। 11th 12th की मैथ्स तुम अप्रोचिंग जेई पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन वाली पढ़ रहे हो, उसमें भी तुम दिमाग लगा लेते हो सर डिस्काउंट दे दो। और वहाँ बच्चा 10th क्लास के 11th क्लास के 1-1 1.5 लाख रुपए देकर आ जाता है। थोड़ी शिक्षा व्यवस्था में कमी है ना। तो इसका बदलाव तुम ही ला सकते हो बच्चों, क्योंकि तुम सब अध्यापक बनोगे। और मैं बोल रहा हूँ हम तो कोई टीचर नहीं है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तुम तो बिल्ड करते हो, मतलब नींव, फाउंडेशन तो तुम्हारे पास है। बच्चे की मैथ्स तो अच्छी तुम्हें करनी है गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत भारी काम होता है। अरे हमारे पिताजी ने आज हमारे लिए ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा दिया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब उस पर कितने फ्लोर तुम खड़े करवा दो, और तुमने उस पर कोई 3 फ्लोर खड़े कर दिए तो कोई तीर नहीं मार लिया। जैसे आज कोई बच्चे का सिलेक्शन होता है तो क्रेडिट टोटली जैसे मुझे बोलता है कि मैंने रोहित नामा सर का बैच लिया, और तो ठीक है आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी सी बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये चाहिए होता है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है ना। बट उस समय मेरे मन में तो जरूर आता है कि यार मेरा ही योगदान नहीं है भाई, उन स्कूल टीचर्स का भी योगदान है जिन्होंने तुम्हें शुरू में डिवाइड करना सिखाया, एडिशन करना सिखाया, सब्ट्रैक्शन करना सिखाया। मुझे लगता है कि मेरे जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो गवर्नमेंट टीचर बने हैं, उनको अपने स्कूल टीचर्स के पास जाकर उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए एक बार तो, कि सर आज आपने हमें मैथ्स, क्योंकि मैं आपको मिला बच्चों ग्रेजुएशन के बाद, एमएससी के बाद मिला है ना। वो तो उन टीचर्स की प्रेरणा थी कि उन्होंने आपको 10th तक मैथमेटिक्स से प्यार करवाया, फिर आपने 11वीं 12वीं में मैथ्स ली। तो मुझे तो उनका योगदान ज़्यादा लगता है। अब जैसे मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ हमेशा ना, √25 की वैल्यू क्या होती है। अब तुम्हें पता आधा हिंदुस्तान इसको +-5 बोलता है, बोलता है नहीं बोलता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जिन स्कूल्स में पढ़ा है वो कभी ना बोले कि +-5 होता है। अब जिन टीचर से पढ़ा उनकी गलती नहीं है, उनको भी यही पढ़ाया गया। आप देखो ना एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है √25 इज +-5, 100% गलत है बच्चों, है ना। बिकॉज वी नो दैट एनी स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव।
तो कुल मिला के आपके अंदर वो भावना होगी ना, मेरी बात समझना, मैं एक बहुत बढ़िया बात तुम्हें समझाता हूँ आज, है ना। ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप मेरी भावनाओं को समझ पाओगे तो। आपको आसपास देखते होंगे कोई बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन बहुत दिनों से कर रहा है ना, लेकिन इंटरव्यू में रह जाता है या मेंस में रह जाता है, तो बच्चों, और कोई बच्चे पहली बार में सेलेक्ट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार उसकी मेहनत में कोई कमी थी, या कई बार क्या होता कि उस आदमी, वो आदमी या वो जो व्यक्ति है, या जो लड़का है, लड़की है, स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है ना, वो आईएएस बनने के लायक है या नहीं है, उसमें वैसी भावनाएं है या नहीं है। अगर वो वास्तव में आईएएस बनने लायक है तो भगवान का आशीर्वाद फिर उसके साथ रहेगा। मेरी बात समझना चाह रहे हो तुम, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपके अंदर एक प्योर टीचर होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपके अंदर एक वास्तव में एक अध्यापक है ना, तो आप सक्सेसफुल अध्यापक हो जाए। यार हम नहीं है गवर्नमेंट टीचर, पर ठीक है, हम सक्सेसफुल हैं इन टीचिंग। वी वी प्रोवाइडेड मैनी सिलेक्शंस, है ना। आज हमारे बच्चों को भी हमारे पे गर्व होता है, हमारे बच्चों पर भी हमें गर्व होता है। तो मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ बच्चों की, हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हम एक टीचर हैं। मेरी बात समझ रहे हो। कुछ बच्चों का टारगेट है मेरे को सरकारी नौकरी लेनी, कैसे भी मेरी ये सरकारी नौकरी लगती है, मेरा ब्याह जोरदार हो जाएगा और मेरे को जमीनों वाला पति मिल जाएगा, मेरे को जमीनों वाली पत्नी मिल जाएगी, दहेज मिल जाएगा बड़ा वाला। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है ना, तो भगवान आपका साथ क्यों देगा। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है ना, यार मुझे वास्तव में टीचर बनकर मुझे जोरदार पढ़ाना है बच्चों को, ये कसम खानी है कि मैं तो मेरे बच्चों को 100% बोलता हूँ, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कि आप जिस स्कूल में पढ़ाओगे, अगर उस स्कूल का बच्चा अगर आपके सब्जेक्ट में ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, तो आप पे धिक्कार है फिर, है ना। आज बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल जो नाम की होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें, है ना, ठीक है, फीस होती है लाख लाख रुपए, और उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ता है। क्या करें, शिक्षा व्यवस्था ऐसी है ना। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये कैरेक्टर बिल्डअप करो कि मुझे एक अच्छी अध्यापिका बनना है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है ना। उस प्रोफेशन के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। एथिकल प्रोफेशन है कि इसमें एथिक्स होते हैं बच्चों ना। फिर मैं बोल रहा हूँ भगवान आपका साथ देगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, कितनी मेहनत कर लो, कुछ ही कर लो, जब तक भगवान का डंडा नहीं चलेगा ना, अगर आप भगवान को मानते हैं तो, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपकी भावनाएं प्योर होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाओ, आपको बच्चों अलग अलग पैसा बर्बाद नहीं करना। सारे पीजीटी के लिए एक बैच अपन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, डी ट्रिपल एस बी, सारे पीजीटी का सिलेबस पूरे बेहतरीन तरीके से होगा। आज ही मैंने लॉन्च कर दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख लेना। अगर आप किसी भी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पंजाब कैडर मैथ्स हो, चाहे एचटेट हो, चाहे स्क्रीनिंग हो आपका, है ना, यूपी पीजीटी हो, एमपी पीजीटी हो, ठीक है, आपका डी ट्रिपल एस भी पीजीटी हो, सबके लिए। अब ये मत देखना वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। 6 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। आपकी मैथमेटिक्स जोरदार कर लो, वो एक मैथमेटिक्स आपके सारे नोटिफिकेशन पे भारी है। एंड एक बात और मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप दिल्ली के हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं, तो आपको आपके नियर बाई जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, उनके फॉर्म फिल करने चाहिए। आपको एक रियल लाइफ मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, उससे बेहतरीन मॉक हो ही नहीं सकता कोई। अगर दिल्ली के हो, आपको पता है कि साहब आपके हस्बैंड या आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे, है ना, या आपकी बीवियाँ आपको अलाउ नहीं करेगी, नहीं आप यूपी जाके जॉब करो, तो फिर भी आप एक दिन के लिए तो जा ही सकते हैं एग्जाम देने। तो मुझे लगता है फॉर्म, गवर्नमेंट फॉर्म में सस्ते होंगे। मूवी देखने मत जाना यार, आजकल बाहर निकलते 500 रुपये तो नॉर्मल है सबके लगना। तो मुझे लगता है आपको कैसे भी, है ना, फॉर्म फिल करने चाहिए सारे एग्जाम्स के, सारे स्टेट्स के। उससे आपको बेहतरीन, आपकी मैथमेटिक्स जोरदार हो जाएगी आपकी, है ना। भाई प्रिपरेशन तो सेम है ना सबकी, 80-90% सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले जो जितने भी बच्चे हैं ना, जिनको पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो एक सिंगल बैच आप ले लेना। जिनके पास ऑलरेडी बैच है, आगाज बैच है ना, उनको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी आगाज बैच है, मैं आगाज बैच की बात कर रहा हूँ, उसमें कंप्लीट 11 12 तो ग्रेजुएशन है। जितने भी हमारे पुराने बैच है, जैसे आगाज बैच हो गया, तो इन सब बच्चों को मैंने ऑलरेडी एक लाइव बैच प्रदान किया हुआ है। आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। जो भी नए बच्चे एडमिशन लेंगे उनको एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा 100%। और साथ में लाइव बैच की क्लासेस भी मिलेगी, दोनों क्लासेस मिलेंगी, यानी कि आपको एप्लीकेशन में 2 घंटे पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तरीका बिल्कुल सेम है बच्चों पढ़ाई करने का। एप्लीकेशन से थ्योरी और प्रैक्टिस करो, फिर यूट्यूब पर देखो, मेरे बैचेस यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों के माध्यम से कंप्लीट होते हैं। यूट्यूब के सेशन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो एप्लीकेशन पर पढ़ चुके होते हैं,
ठीक है। प्रोसेस को स्किप मत करना, सीक्वेंस ब्रेक मत करना, पहले एप्लीकेशन से टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उसी टॉपिक को यूट्यूब से और प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको पीवाईक्यू लगाना है अपने लेवल पे। पीवाईक्यूज में डाउट आता है पूछो आराम से। लाइव क्लास में मैं बहुत बार थक जाता हूँ बोल बोल के, शुरू के 10 मिनट में बोलता हूँ कि डाउट्स पूछ लो पिछली क्लास के, बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ आराम से। आपके व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हेल्प ईच अदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं चाहूँ तो आपको सब पीडीएफ के डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता हूँ, जो सबके हैं, पर वो करवा दूंगा तो फिर क्या होगा, वही बात हो गई ना, आपने क्वेश्चन याद कर लिए बस। अरे ओरिएंटेशन कैसे डेवलप होगी जब आपको 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, और आपको, आपके लिए अगर मैं अवेलेबल हो गया सेम डे, तो चारों क्वेश्चंस आपको ढंग से उस वो 4 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में। लेकिन अगर मैं आपको तीसरे दिन बता रहा हूँ तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 4 में से 2 ही डाउट रहेंगे, क्योंकि 2 आप कर चुके होंगे परेशान होके, उसमें दोबारा जोर लगाओगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे ग्रुप पे, है ना। तो खुद से बहुत ज़्यादा कोशिश किया करो। आपको, अगर जिन बच्चों ने ऑलरेडी आगाज बैच वगैरह ले रखे हैं उनको दोबारा बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके और रिवीजन बैच अगर हमारी एप्लीकेशन पे है, यूपी के लिए भी है, डी ट्रिपल एस बी के लिए भी है, आप उनको ज्वाइन करो और आपकी पढ़ाई करो। मॉक टेस्ट लगाते रहना बच्चों ना। मॉक टेस्ट का रिवीजन आपको इतनी बार करना है, कम से कम सेम मॉक टेस्ट आपको 3 से 4 बार लगा के जाना है। एक बार पूरे लगा लिए फिर वापस रीस्टार्ट हो जाओ, फिर पूरे लगा लिए फिर रीस्टार्ट हो जाओ। रीअटेम्प्ट नाम से फोल्डर बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीजीटी के लिए स्पेसिफिक बैच है, चैंपियंस बैच डी ट्रिपल एस बी टीजीटी स्पेसिफिक है, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी के लिए बैच चल ही रहे हैं लाइव। जो कॉमन टॉपिक है वो सबके कॉमन होंगे, जो अलग अलग टॉपिक है वो सबके सेपरेट होंगे। सपोज करो कि सब प्रोबेबिलिटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में नहीं है, तो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी वालों की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, बाकी सब बैचेस की प्रोबेबिलिटी करवाई जाएगी। बात समझ में आ रही है। कॉमन टॉपिक एक साथ, सेपरेट टॉपिक सेपरेटेड होंगे, सबका सिलेबस पूरा ढंग से होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, सबको बैच लेना चाहिए, सबको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैकेंसी का वेट मत करो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सारे स्टेट्स के फॉर्म फिल करो, पहले थ्योरी कंप्लीट करो कॉम्पिटेटिव अप्रोच से, जेई अप्रोचिंग 11-12 पढ़ो एप्लीकेशन से, फिर यूट्यूब से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, फिर उसके बाद मॉक लगाओ, फिर उसको रिवाइज करो। इस लूप को चला दो 2-3 बार एग्जाम से पहले पहले, बस खेल खत्म है। नोट्स आपको बनाने बनाने हैं एट द टाइम ऑफ लाइव क्लास, है वो यूट्यूब की हो चाहे एप्लीकेशन की हो, आपको रफ कॉपी और पेन यूज करना है, डॉक्टर वाली राइटिंग में फटाफट फटाफट टीचर के साथ साथ रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फेयर कॉपी में अगले सेशन से पहले पहले उसको नोट डाउन करना है, हर बात धीरे धीरे तसल्ली से। कोई डाउट रह गया हो तो अगली लाइव क्लास में पूछ लो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया था, बस खत्म बात, इतनी सी बात है। यही तरीका, और कोई दुनिया में दूसरा तरीका नहीं है तुम्हारी तैयारी को जोरदार करने का। और मस्त रहा करो, आप सब मैच्योर क्राउड हो। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में एक तो कमेंट करना कौन कौन बिगिनर है, कौन कौन एमएससी कर चुके हैं, कौन कौन नेट क्वालिफाइड है, किस तरह की दिक्कत आती है आपको, ठीक है। मैं पर्सनली आपको कमेंट सेक्शन में भी उसका रिप्लाई कर दूंगा, बस पेशेंस थोड़ा सा रखना। आपको किसी भी तरह की दिक्कत है ना, किसी भी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन है, मैथ्स की जिम्मेदारी ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पेपर के लिए भी बात चल रही है, लेकिन मैं जिन फैकल्टी से बात की मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप मेरे पे भरोसा करके फर्स्ट पेपर के लिए ज्वाइन मैं करवा दूँ अभी आपसे, आपकी डिमांड तो है, लेकिन पहले मुझे तो कॉन्फिडेंस आए उन फैकल्टीज़ पे ना। मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं आपको श्योर बोल दूंगा कि आप बैच ले लो, फटाफट से बैच लेना और फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। तो डोंट वेस्ट टाइम, पढ़ाई करो आराम से। किसी भी तरह की हेल्प की नीड होती है रिलेटेड टू स्टडी, डू कॉल मी, डू मैसेज मी, एप्लीकेशन पे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मर्यादा में रहकर, पॉजिटिवली, ठीक है। हमेशा मेरे विद्यार्थियों के साथ हो, ठीक है। बच्चों जो दिल में बात आई वो मैंने बोली, किसी बात को माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री श्याम। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। ये सेशन हर टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है बस, ठीक है। चलिए, राधे राधे।